हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और आज आपके लिए पढ़ो सेंटर की तरफ से एक नई पहल है वीकली करंट अफेयर्स का। 8 अगस्त 2023 से 14 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं आपके लिए। और जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि 99% आप मान करके चलिए कि इससे बाहर आपको परीक्षा में करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं बन सकते हैं। और जो भी प्रश्न आएंगे 99% आपको पढ़ो सेंटर की तरफ से दिए जाने वाले वीकली करंट अफेयर्स से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का नया वीडियो वीकली करंट अफेयर्स का, पढ़ो सेंटर की एक नई पहल। तो पहला देखते हैं, दिल्ली सेवा विधेयक 2023 लोकसभा राज्यसभा में आपने देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी हंगामा रहा। अगर पिछले हफ्तों में आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपके लिए मैं यहाँ पर उसकी समरी लेके आया हूँ। आपको न्यूज़पेपर आपसे स्किप हो गया, आप नहीं पढ़ पाए हैं तो दिल्ली सेवा विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ है? तो 3 अगस्त 2023 को पारित हुआ है। ये प्रश्न बन जाते हैं कि कब लोकसभा में पारित हुआ, कब राज्यसभा में पारित हुआ या कब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। तो लोकसभा में 3 अगस्त 2023 को पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ है 7 अगस्त 2023 को और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हुआ है 12 अगस्त 2023 को। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही कोई भी विधेयक कानून बन जाता है लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद। तो एक कानून बन गया। गजट में अब इसका नया नाम क्या रख दिया जाएगा? अभी तक जब आया था संसद में पेश हुआ तो दिल्ली सेवा विधेयक बिल के तौर पे इसको जाना जा रहा था, लेकिन अब गजट में इसको सूचित किया जाएगा किस नाम से? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023। और यह कानून कब से लागू माना जाएगा? 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि आखिर ये 19 मई 2023 से लागू क्यों माना जाएगा, तो इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो राज्य सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में काफ़ी तनाव रहा पिछले दिनों। तो उसी को लेकर के राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी अपना कि हम जो है एक चुनी हुई सरकार हैं, तो यहाँ के दिल्ली क्षेत्र के अंदर जो भी अधिकारियों की नियुक्तियां होंगी, तबादले होंगे, उसका अधिकार हमें होना चाहिए क्योंकि हम चुनी हुई सरकार चलाते हैं दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंदर। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया कि दिल्ली की आप सरकार को 8 वर्ष बाद सेवा विभाग या नियुक्ति विभाग मिल गया, जिससे दिल्ली की निर्वाचित सरकार ने तुरंत ही कई तबादले एवं नियुक्तियां की, जिसके कारण टकराव की स्थिति केंद्र और राज्य सरकार के बीच में हो गई तथा राज्य सरकार और प्रशासनिक सेवकों के बीच में भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने इसी टकराव को आधार बना के कि इस तरीके का फैसला आ जाने से राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी हैं, जो अभी तक केंद्र सरकार के अधीन हुआ करते थे, अब राज्य सरकार उनकी नियुक्ति और तबादले कर रही है, तो जिससे काफ़ी गड़बड़ी हो जा रही है कि कई जगहों पे टकराव की स्थिति हो जा रही है। तो उसको लेकर के अध्यादेश जारी कर दिया 19 मई 2023 को केंद्र सरकार ने। और अध्यादेश जारी होने से केंद्र सरकार के अधीन फिर से सेवा विभाग आ गया और अध्यादेश को कानून बनाने के लिए, क्योंकि उसका कानून बनाने के लिए कोई भी अध्यादेश लागू होगा तो उसको संसद में पास करवाना जरूरी है, वरना वह निरस्त हो जाता है। तो उसी लिए मानसून सत्र में 1 अगस्त 2023 को विधेयक को लोकसभा में बिल को पेश किया गया और उसके बाद जो है इस पर निर्णय हुआ। और अभी हमने पिछली देख लिया कि 12 अगस्त से ये कानून बन गया लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद। अब इस कानून के प्रभाव को देख लेते हैं कि प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव यही पड़ेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के अधिकारों में वृद्धि होगी। और क्या क्या वृद्धि होगी उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ आपके लिए रख दिए हैं, जो आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस मेंस में अगर आपको मिल जाता है या यूपीएससी के प्री में भी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं तो कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट की तरह से, तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। तो इसमें एलजी उपराज्यपाल के अधिकारों में वृद्धि क्या क्या हुई, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं देख लेते हैं। कि यदि मुख्य सचिव को लगे, राज्य सरकार के मुख्य सचिव को लगे कि कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है वह गैरकानूनी है, तो उस निर्णय को वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेज सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकते हैं और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और राज्य सरकार के बीच टकराव की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की सरकार भी निर्वाचित जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए इसके पास अधिकार है।
तो अध्यादेश ने फिर से इसको पलट दिया था और अब कानून के तहत तो ये पुख्ता हो गया कि एलजी जो है कैबिनेट राज्य सरकार के कैबिनेट दिल्ली राज्य सरकार के निर्णयों को पलट सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें कि दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। अब यह अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के पास होगा। और तीसरा क्या है कि अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्ति पर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी NCCSA की सिफारिश पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल फैसला करेंगे और उनके आपसी राय में भिन्नता होने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का निर्णय मान्य होगा। तो आखिरकार घुमा फिरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही की ही बात को मानना पड़ेगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका प्रतिनिधि है? केंद्र सरकार का। तो अब प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के ही निर्णय मान्य होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्ताक्षर लेफ्टिनेंट गवर्नर को आगे रख के। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि दिल्ली से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल, उसके बारे में भी आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बार बार न्यूज़पेपर में और संसद में भी इस अनुच्छेद के बारे में बात की गई। तो अनुच्छेद है आर्टिकल 239AA। और क्या कहता है ये अनुच्छेद? यह अनुच्छेद दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान की व्यवस्था करता है। 1991 में 69वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष स्थिति प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम दिया गया था, दिल्ली NCR जिसको आप कहते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशंसक नहीं होगा, माफ़ी चाहूँगा ये गलत टाइपिंग है, दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। और दिल्ली के लिए विधानसभा एवं मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इससे पहले यानी 91 से पहले दिल्ली में महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद दिल्ली का संचालन करती थी। राजधानी होने के साथ साथ यहाँ पर विधानसभा नहीं बल्कि यहाँ की महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद संचालन करती थी। और भी देख लेते हैं कि दिल्ली विधानसभा की सदस्य क्षमता कितने सदस्य हैं? 70 सदस्य निश्चित की गई है। और जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं यानी इन 70 सदस्यों में कोई नॉमिनेट नहीं होता है, सबका निर्वाचन होता है। और विधानसभा को राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन राज्य सूची के 3 विषय ऐसे हैं जिस पर राज्य सरकार यानी दिल्ली की सरकार कानून नहीं बना सकती है। और वो क्या क्या है? ये सारी व्यवस्था आर्टिकल 239AA में की गई है। और वो 3 राज्य सूची के विषय कौन से हैं कि जिस पे दिल्ली की राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है राज्य सूची में शामिल होने के बावजूद भी? वो है लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था तथा भूमि व्यवस्था। इसीलिए देखेंगे आप दिल्ली पुलिस की बार बार डिमांड होती है। दिल्ली में अगर कभी भी कोई घटना घट जाती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि पुलिस हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। आगे देखते हैं कि संसद द्वारा बनाई गई विधि विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से अधिक प्रभावी होगी। तो ये लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर भी लागू होता है जहाँ पर विधानसभा है कि उनकी बनाई हुई विधि के ऊपर अगर केंद्र सरकार ने कोई विधि बनाई है तो उनकी विधि वहीं पर ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और केंद्र सरकार द्वारा उसी विषय पर संबंधित विधि जो बनाई जाए, विधि यानी कि कानून, वो मान्य होता है। मंत्रिमंडल की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 1 मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री होंगे। 7 मंत्री के अलावा यहाँ पर और कोई मंत्री नहीं होना चाहिए। 70 है तो 70 का 10% 7 हो गया। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये प्रश्न आप कई बार आ भी चुका है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ना कि उपराज्यपाल के द्वारा। उपराज्यपाल तो सिर्फ एक माध्यम है। जो भी निर्णय अगर देखा जाएगा तो वो राष्ट्रपति को ही देखा जाएगा उपराज्यपाल की जगह पे। लेकिन संचालन के लिए यहाँ पर प्रशासनिक मुखिया के तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को रखा गया है। तो ये था आपका इस कानून के बारे में। अगला देखते हैं न्यूज़ हमारी क्या था इस पिछले हफ्ते। तो मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर 2 समितियां गठित करी हैं। 2 स्वतंत्र समितियों का गठन किया है अपनी तरफ से। ये सरकार की तरफ से नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित किया गया है। तो पहली जो समिति है वो क्या है? मणिपुर हिंसा से जुड़े जांच मामले के लिए SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है, जिसका प्रमुख महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक दत्तात्रेय
पड़सलगीकर को बनाया गया है। प्रश्न बन सकता है कि मणिपुर हिंसा से जुड़े जांच समिति के लिए जो एसआईटी गठित की गई है उसका प्रमुख किसे बनाया गया है? तो पूर्व पुलिस महानिदेशक दत्तात्रेय पड़सलगीकर जी को बनाया गया है। दूसरी जो समिति बनी है वो किस लिए बनी है, उसका उद्देश्य क्या है? तो पीड़ितों के राहत और पुनर्वास और मुआवजे की निगरानी के लिए हाईकोर्ट की 3 पूर्व महिला जजों की समिति भी बनाई गई है, जिसके सदस्यों को देख लेते हैं। इसमें अध्यक्ष बनाया गया है गीता मित्तल जी को, जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं। सदस्यों में 2 महिला और नहीं हैं, महिला जज भूतपूर्व। तो शालिनी पी जोशी ये मुंबई हाईकोर्ट की पूर्व जज रही हैं, और दूसरी हैं आशा मेनन, ये दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज रही हैं। इन चारों नामों को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से 2 स्वतंत्र समितियां बनाई है, तो इसको याद रखिएगा। निश्चित है कि इनमें से प्रश्न या तो दोनों ही आ जाएं या तो एक ही आए, लेकिन आएगा ज़रूर आपके आगामी परीक्षा में। अगला देखते हैं, चर्चा में रहा है कौरिक गाँव। तो कौरिक गांव कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में चीन सीमा के पास बसा हुआ गांव है, और 1975 में यहाँ भूकंप से हुए भूस्खलन से गांव पूरी तरह समाप्त हो गया था, और उस समय यहाँ पर 33 परिवार रहा करते थे। बहुत ज़्यादा आबादी, घनी आबादी वाला गांव नहीं था ये, सिर्फ 33 परिवार। और जब आप देखेंगे तो जो उत्तरी चीन से सटे हुए इंडिया के नॉर्थ का पोर्शन है, वहाँ पर आबादी बहुत घनी बसावट नहीं मिलती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे परिवारों से जुड़ा हुआ एक गांव रहता है। तो 33 परिवार ही थे। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। कौरिक गांव जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में चीन की सीमा पर बसा हुआ गांव है। 75 में यहाँ पे भूकंप आया, भूस्खलन से गांव पूरी तरह समाप्त हो गया। उस समय यहाँ पे 33 परिवार थे। उस परिवारों में से जो लोग बच गए थे उनको सरकार ने चंडीगढ़ में बसाने का प्रस्ताव दिया था, किंतु ग्रामीणों ने कहा कि हम अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। तब इनको चीन की सीमा से 60 किलोमीटर पहले ही, यानी इस स्थान से आगे जाने पे 60 किलोमीटर बाद चीन की बॉर्डर पड़ जाता है, एलएसी पड़ जाती। तो 60 किलोमीटर पहले ही, लाहुल है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको सही कर लीजिएगा। 60 किलोमीटर पहले ही लाहौल स्पीति में बसाया गया, और इस स्थान को नाम क्या दिया गया? चूँकि प्रस्ताव दिया था चंडीगढ़ में बसाने के लिए, तो उस गाँव का नाम भी दिया गया था चंडीगढ़ सेक्टर 13। तो याद रखिएगा कि चंडीगढ़ सेक्टर 13 जो है वो सेक्टर 13 आपका चंडीगढ़ में नहीं है, वो हिमाचल में है। ठीक है, तो इसका जो है कौरिक गांव अब चर्चा में क्यों रहा? तो 48 वर्ष के बाद भारत सरकार ने के वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत कौरिक गांव को फिर से पुनर्जीवित किया गया है, और इस गांव में 4G टावर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह से विकसित कर दिया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वाइब्रेंट विलेज योजना क्या है। जब इसका नाम आया है तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये केंद्र वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 22-23 में की गई थी। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते समय ही दिया था, इसके बारे में बात करी थी। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है उत्तर के जो बॉर्डर के गांव हैं, सीमावर्ती गांव हैं, उनको विकसित करने और वहां के निवासियों को बेहतर जीवन स्तर की सुविधाएं मुहैया कराना। देखिए, ये ग्रामीण विकास के साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य आपके भारत की सुरक्षा से भी है, क्योंकि अगर बॉर्डर के एरिया से वहाँ की आबादी अंदर की तरफ चली आएगी और बॉर्डर खुला रहेगा, तो ये भारत की सुरक्षा के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे कि अगर कारगिल वॉर आपको याद हो, तो वहाँ पर एक गरड़िए ने भेड़ चराते समय अपनी आकर के फौज को बताया था कि वहाँ कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं, तब जाकर के भारतीय सेना एक्शन के मोड में आई थी। तो इसलिए आबादी का होना भी भारतीय सुरक्षा के लिहाज से, सीमा बॉर्डर एरिया में गांव और गांव में बसावट होना, वहाँ पे लोगों का रहना, ये एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी बढ़िया है, और साथ ही साथ वहाँ पर रहने वाली आबादी के लिए जो सुविधाएं मिल जाए या पहुँचा दी जाए, तो उनके विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए वाइब्रेंट विलेज योजना का तो ठीक है, यहाँ पर ग्रामीण विकास तो हो रहा है, लेकिन जो इसके अंतर्निहित पहलू हैं वो भारतीय सीमा सुरक्षा की भी बात है इसमें, वाइब्रेंट योजना में।
तो लक्ष्य इसका क्या था कि उत्तर के सीमावर्ती गांव को विकसित करने और वहां के निवासियों को बेहतर जीवन स्तर की सुविधाएं मुहैया कराना था। और यह गांव की आत्मनिर्भरता की योजना है, जिसके तहत सीमा पर बसे गांव का उत्थान किया जाता है। इस योजना के प्रथम चरण में चीन सीमा से सटे लाहौल स्पीति के लालुंग और ग्यू तथा किन्नौर के चारण गांव को शामिल किया गया और इन क्षेत्रों में बीएसएनएल द्वारा 4G टावर की सुविधा दी जा रही है। तो ये था वाइब्रेंट विलेज योजना, और इसके तथ्य भी आपने समझ लिए कि ये सिर्फ ग्रामीण विकास से ही संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी ये योजना बहुत ही कारगर है। अगला देखते हैं मालाबार नौसेना अभ्यास 2023। बहुत बार पूछा जाता है करंट के सब प्रश्नों में, और इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं पूछा ही जाएगा, क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार नौसेना अभ्यास का मेज़बानी कर रहा है। तो देख लेते हैं 10 दिवसीय यह अभ्यास 11 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया के समुद्री क्षेत्र में शुरू हुआ। अभी तक ऑस्ट्रेलिया सबसे बाद में अगर इस ग्रुप को ज्वाइन भी किया था तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो इंपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा चाइना पे निर्भर कर रहा है। निर्भर इसलिए क्योंकि चाइना से मैक्सिमम सामान वहाँ पर निर्यात किए जाते हैं। तो चाइना के दबाव में ऑस्ट्रेलिया खुल के सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन कोरोना के बाद से और जब क्वाड का गठन हो गया और अमेरिका, जापान, भारत के साथ मिल करके ऑस्ट्रेलिया की भी हिम्मत आ गई, और हिम्मत आने का बस एक कारण था कि उसको ये समझ में आ गया कि उसकी ज़रूरतों के लिए अब उसे सिर्फ और सिर्फ चाइना पे ही निर्भर नहीं रहना है। तब वो मालाबार नौसैनिक अभ्यास हो या क्वाड हो, उसमें खुल कर के वो अपनी बातों को रखता है, चाहे वो चाइना के खिलाफ ही क्यों ना रखनी पड़े। तो 10 दिवसीय अभ्यास 11 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया के समुद्री क्षेत्र में शुरू हुआ, और इस अभ्यास में सम्मिलित होने वाले देश कौन कौन से हैं याद रखिएगा, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और क्वाड संगठन में भी यही चारों देश हैं। और यह अभ्यास पहली बार ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में हो रहा है। भारत की ओर से इस अभ्यास में कौन से जहाज़ जाएंगे, ये इस तरीके के प्रश्न पिछले भी परीक्षाओं में बने हैं, पीसीएस में और वनडे एग्ज़ाम की परीक्षाओं में, यूपीएससी में, स्टेटमेंट में बन जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि भारत की तरफ से मालाबार नौसैनिक अभ्यास में आईएनएस सह्याद्री और स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस कोलकाता सम्मिलित हुए। इनका नाम इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि अभी और भी आपको देखने को मिलेगा कि यूएई के साथ हमारे नौसैनिक सैन्य अभ्यास हुआ है, तो वहाँ पर भी भारत से जो जहाज़ गए हैं तो उनका भी नाम पूछ सकता है। तो मैं इस प्रश्न को भी ये कहूँगा कि पूछा जाएगा अभी आने वाली आपकी किसी भी परीक्षा में, क्योंकि अब आपके पास 4 जहाज़ों के नाम हो गए जो 2 अलग अलग नौसैनिक अभ्यास में गए हुए हैं। तो यहाँ पर कौन गया है, तो आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता, और यूएई के साथ अभी आगे देख लेंगे। तो ये रहा मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2023 का तथ्य। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में जान लेते हैं कि 1992 से शुरू हुआ था ये, और किनके बीच शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था अमेरिका और भारत के बीच 1992 से। जापान इसमें कब शामिल हुआ है, तो जापान इसमें शामिल हुआ है 2015 में। और ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में कब शामिल हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में 2020 में जाकर के शामिल होता है। और यहाँ एक तथ्य और जान लीजिए कि एक और अभ्यास नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है आईसी इंडेक्स। वो 2 राष्ट्रों के बीच में होता है और 2 वर्ष के अंतराल पे होता है। 2 राष्ट्रों के बीच में 2 वर्ष के अंतराल पे। और वो 2 राष्ट्र कौन से, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे ही मालाबार नौसैनिक अभ्यास समाप्त होगा फिर तुरंत ही आईसी इंडेक्स आपका शुरू हो जाएगा, और यहाँ में भी आपके वही जहाज़ जो मालाबार में सम्मिलित हो रहे हैं वो आईसी इंडेक्स में भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब अगला देखते हैं जल जीवन मिशन। चर्चा में रहा है ये पिछले दिनों संसद सत्र के दौरान, और ये इसके पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष 2019 में शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका ये था कि 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल आपूर्ति, पीने वाले जल की, पानी की आपूर्ति, स्वच्छ जल की आपूर्ति करना। और जल जीवन मिशन को एक जन आंदोलन, जैसे आपका स्वच्छ भारत मिशन को आंदोलन बनाया गया था, तो कुछ उसी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था कि जल जीवन मिशन को एक आंदोलन बना दिया जाए कि पिएंगे तो स्वच्छ पानी पिएंगे, नहीं तो हम नहीं पिएंगे। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ये जल जीवन मिशन आता है, और बाद में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में इसको लागू किया गया अलग अलग।
चर्चा में क्यों रहा इसके बारे में देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जारी जो धन जारी किया गया, जो कोष जारी किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, तो उस कोष में से केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों ने 16,484 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। ये बहुत गलत बात है कि राज्य सरकारों तक हमारी ये बातें पहुंचनी चाहिए और ये मांग होनी चाहिए कि उनके जैसे आरटीआई आया, या ये एक समझने की बात है कि आरटीआई का अधिकार, सूचना का अधिकार हमें मिल गया, तो सूचना के अधिकार के तहत ये पूछा जाना चाहिए कि कितना आपको कोष मिला और किन किन कार्यों में खर्च हुआ और कितना आपके पास कोष बचा हुआ है जो जनता के कल्याण के लिए क्योंकि राजनीतिक गतिरोध के कारण कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है या अक्सर ही देखने को मिलता है कि केंद्र में अगर सरकार किसी दूसरी दल की है, राज्य में किसी दूसरे दल की है, तो उन योजनाओं का संचालन राज्यों में राज्य सरकार द्वारा सही ढंग से नहीं होता है, उस कोष को पूरी तरह से यूज़ नहीं किया जाता है और फिर आरोप प्रत्यारोप के चलते जनता के हित के लिए जो पैसा आया हुआ है, जो जनता का ही पैसा है, जो टैक्स के माध्यम से ही गया हुआ है, वो जनता के इस्तेमाल में नहीं आ पाता है। तो इसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि संसद में एक सत्र में प्रश्न के दौरान जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री ने ये बताया कि राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना के तहत जो पैसा रिलीज़ किया गया था उसमें से 16,484 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं किए। यानी कि जब खर्च नहीं किए तो उस योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया गया। तथ्य और इससे जुड़े चीज़ देख लेते हैं कि जल जो है वो राज्य सूची का विषय है और जल जीवन मिशन के तहत राज्य जल आपूर्ति की योजना बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, गांव में टंकी बनवाएंगे, सप्लाई लाइन कैसे पहुंचाएंगे। और केंद्र सरकार का काम क्या है, टेक्निकल और फाइनेंशियल जो है सुविधाएं उपलब्ध कराना, तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम केंद्र का है और आपूर्ति की योजना प्लानिंग बनाने का काम राज्य सरकार का है। और जल क्या है, राज्य सूची का विषय है। अगर प्रश्न सीधा ऐसे आ जाए फैक्ट में कि जल समवर्ती सूची के तहत किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो मोक्सिला उपाध्याय बड़ी चर्चा में रही और चर्चा में क्यों रही, तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी न्यायाधीश हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जो चुनाव धोखाधड़ी से मामले हैं संबंधित, उसकी सुनवाई के कारण ये चर्चा में रहीं और इनका जन्म भारत के गुजरात में हुआ। एक सीधा सा तथ्य, और ऐसे प्रश्न बनते भी हैं स्टेट पीसीएस में, पेट में भी बन जाएंगे, एसएससी में भी बन जाते हैं और कभी कभी यूपीएससी का भी मूड हो गया तो वो भी बना सकता है। तो मोक्सिला उपाध्याय भारतीय मूल की अमेरिकी न्यायाधीश है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई कर रही हैं। अगला देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2023 डीपीडीपी बिल। लोकसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा यह विधेयक पेश किया गया, जहां यह 7 अगस्त 2023 को ध्वनि मत से पारित हुआ। राज्यसभा में अभी नहीं है, राज्यसभा में भी 9 अगस्त 2023 को ये पारित हो गया और राष्ट्रपति द्वारा 13 अगस्त 2023 को इस विधेयक को हस्ताक्षरित करके कानूनी रूप दे दिया गया। तो अब ये कानून बन चुका है और ये आपसे कैसे संबंधित है, चाहे आप सुनने वाले कंपटीशन के एस्पिरेंट हैं या नहीं हैं, आम आदमी हैं, ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का पहल है पढ़ो सेंटर की तरफ से करंट का। तो ये जो है ये बिल की बात कर रहे हैं, ये आम आदमी से कैसे जुड़ा हुआ है देख लेते हैं। तो इस कानून के बनने की पहले पृष्ठभूमि देखते हैं कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट में निजता को मौलिक अधिकार करार दिया था और इस संबंध में केंद्र सरकार से कहा था कि आप इसके लिए एक कानून बनाइए। तो 2018 में डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया और 2019 में इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। समिति की सिफारिश पर डीपीडीपी बिल तैयार की हुआ। और ये कानून कहता क्या है, तो अभी तक भारत में डेटा सुरक्षा को लेकर के कोई कानून नहीं था।
डेटा सुरक्षा की बात है कि हम अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, हम कोई चीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, हम अपना मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ऐप आपके आते हैं, तो ये आप जो परमिशन देते हो, अलाउ करते हो, तो ये आपके डेटा उन तक पहुँचते हैं आपके फ़ोन के माध्यम से। तो उसी डेटा की निजता सुरक्षा की बात की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया था कि भाई हमारी सुरक्षा तो सरेआम हो गई है, जो भी ऐप आता है परमिशन मांगता है, हमें ऐप की ज़रूरत होती है, हम बिना सोचे समझे अलाउ कर देते हैं, वो फ़ोटो गैलरी और बाकी अन्य कॉन्टैक्ट सब में जाने की परमिशन हम दे देते हैं, तो उससे हमारा डेटा तो उनके पास जा रहा है। और भारत में अभी तक डेटा प्रोटेक्शन को यानी डेटा की सुरक्षा को लेकर के कोई कानून बना नहीं था, तो सरकार भी इस बात को लेकर के चिंतित रही और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किया। अब जाकर के ये कानून बन चुका है। ये कानून से आप कैसे प्रभावित होंगे, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, बाकी कंपनियां जो प्लेटफॉर्म है, जो ऐप है, उनको क्या नुकसान होने वाला है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो भारत में अभी तक डेटा सुरक्षा को लेकर के कोई कानून नहीं था। यह कानून जो है निजी डेटा के इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर कई जिम्मेदारी डालता है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। कभी अलग से इस सत्र, मानसून सत्र में कई कानून पास हुए हैं, जिनके बारे में डिटेल में बीच बीच में आपको मैं बताता रहूँगा। अभी तो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए वही तथ्य यहाँ पे रखूँगा कि जो आपके प्रीलिम्स में फैक्ट के तहत पूछे जाएं या आपकी समझ के लिए ज़रूरी हो, जो आपके लिए याद हो सके। तो इसमें इस कानून के लागू होने से डिजिटल नागरिक को अपनी सूचना लेने, अपनी निजी डेटा को ठीक करने या डिलीट करवाने तथा शिकायत का निपटारा करने का अधिकार दिया गया। डिजिटल नागरिक का मतलब हो गया कि आप डिजिटली कुछ भी एक्टिव हैं, चाहे आप सिर्फ पेमेंट करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं तो कोई सोशल मीडिया नहीं चलाता, मैं ऐप भी नहीं चलाता। आप पेमेंट तो करते हैं, आप फ़ोन पे करते होंगे, आप गूगल पे करते होंगे, पेटीएम करते होंगे, वहाँ से भी आपके डेटा जा रहे हैं। या फिर आप ये कहें कि हम तो सिर्फ यूट्यूब पे न्यूज़ देखते हैं, हमारा डेटा क्या जा सकता है। ऐसा नहीं है। आपने यूट्यूब को भी जब अपने फ़ोन में देखा तो वहाँ से भी आपकी चॉइस, आपका डेटा वो भी कलेक्ट करते हैं। और कंपनियाँ करती क्या हैं कि इन डेटा का इस्तेमाल अपने रिसर्च के लिए तो करती हैं, और इन डेटा को अन्य कंपनियों को सेल परचेज भी होते रहते हैं आपस में कि आपके पास कितना डेटा है, कि हमारे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मार्केट बनाया जाता है, चलाया जाता है। तो इसलिए इसकी सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो डिजिटल इंसान वो माना गया कि आजकल जिसके हाथ में आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, आप समझ लीजिए आप डिजिटली एक्टिव हैं। तो कानून के लागू होते ही सभी प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे ऐप ही हो जाएगा, और भी जो भी प्लेटफॉर्म जो आपको अवेलेबल कराते हैं, जहां आपको अपना डेटा देना लेना जो भी पड़ता होगा, तो सभी प्लेटफॉर्म को उन सभी नागरिकों के ईमेल या फ़ोन से सूचित करना पड़ेगा कि उनका डाटा उनके पास है। उनका डाटा मतलब कि आपका डाटा उन प्लेटफॉर्म के पास है, उन ऐप कंपनियों के पास है। ये अब आपके पास फ़ोन आएंगे और मेल आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको क्या करना है। आप रखवाना चाहते हैं तो हम अपने पास सुरक्षित रखेंगे, हम आपको भरोसा देते हैं। अगर आप डिलीट करवाना चाहते हैं तो हम डिलीट कर देंगे। तो मैं तो डिलीट करवाने वाला हूँ। तो अगर नागरिक उस डाटा को स्टोर करने की इजाज़त नहीं देता है तो उस डाटा को कंपनी या प्लेटफॉर्म द्वारा डिलीट करना होगा। किसी भी डाटा का कलेक्शन बिना नागरिक की मंजूरी के नहीं होगा। साथ ही डाटा उतना ही लिया जाएगा जितना ज़रूरी हो उस ऐप को चलाने के लिए। कि सपोज़ आपको अगर कोई एडिटिंग का अगर ऐप आपने डाउनलोड किया है, अगर वो आपसे परमिशन नहीं मांगेगा आपकी गैलरी में जाने के लिए, आपके वीडियो को एडिट करने के लिए, तो आप अपना वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो? तो वो नेसेसरी हो गया, वो उतना ज़रूरी है उस ऐप के लिए कि आपकी गैलरी में जाने की परमिशन वो दे। लेकिन अगर वो ये कहता है कि हमें आपके कॉन्टैक्ट के भी डिटेल के लिए अलाउ करिए, तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। उसका सिर्फ इतना काम है कि आपके वीडियो को एडिट करना है, और वो ऐप वीडियो एडिटर ऐप है। तो वीडियो एडिट करने के लिए, फ़ोटो एडिट करने के लिए उसको आपकी गैलरी तक पहुंच सुनिश्चित करनी है, तो वहां तक तो अलाउ करेंगे, लेकिन हम अपने कॉन्टैक्ट के शेयर करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो डाटा कलेक्शन बिना नागरिक की मंजूरी के नहीं होगा। साथ ही डाटा उतना ही लिया जाएगा जितना ज़रूरी हो, जैसा कि अभी मैंने समझा दिया। जिस उद्देश्य के लिए डाटा लिया जा रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद प्लेटफॉर्म उस डाटा को अपने पास नहीं रख सकेगा। अभी तो ये रहता था कि नहीं, आप अलाउ हो गया तो आप हमारे गैलरी में कभी भी झांक के देखो, हमारे फ़ोन की गैलरी में या हमारे सिस्टम में
कि हमारे गैलरी में और क्या क्या है, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। जब यूज़ कर रहे हैं तभी तक उसकी पहुंच है, जब हमने उसको यूज़ करना बंद कर दिया ऐप को या प्लेटफॉर्म को तो फिर उसकी पहुंच वहीं समाप्त हो जाएगी। प्लेटफॉर्म नागरिक के डाटा को किसी और के साथ साझा नहीं कर सकता है। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ने यहाँ पर और भी सख्ती इस नियम के कानून के तहत लगाई जा रही है कि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन किया जाएगा और नियम का उल्लंघन होने पर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड द्वारा 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, 250 करोड़ रुपए का। और डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा जब दोबारा ऐसी गलती फिर से की जाएगी तो एक बार तो 250 करोड़ आपने दिए, जब दोबारा अगर आप ये गलती करेंगे तो सरकार उस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकती है। और नागरिकों द्वारा डाटा नहीं होगा, यहाँ पे डाटा क्षतिपूर्ति का दावा सिविल कोर्ट में किया जा सकता है। और एक और यहाँ पे तथ्य छूट गया, उसको याद रखिएगा कि व्यक्तिगत तौर पे अगर इस तरीके का डाटा का उल्लंघन होता है या डाटा चोरी होती है तो उस पर 10,000 मैं इसका डेटा आपको दे दूँगा तो 10 लाख होगा समथिंग, उतना कानून में दिया गया है कि 10 लाख के तहत जुर्माना किया जाएगा। मैं इसको क्लियर करके आपको दे दूंगा, अभी तो ये जो महत्वपूर्ण लगे वो मैंने यहाँ पे फैक्ट रखे हैं, ठीक है। तो ये था आपका डाटा से संबंधित बना हुआ नया कानून, बहुत ही बढ़िया था। अगला आ जाते हैं, बड़ा चर्चित नाम रहा थर्मन खडमुरत्नम। तो ये सिंगापुर में भारतीय मूल के पूर्व वरिष्ठ मंत्री, और सितंबर में सिंगापुर में चुनाव होने वाले हैं किस पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, उसके लिए इन्होंने आवेदन किया है। और 2001 से पहले सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण में अर्थशास्त्री थे और ये लोक सेवक भी ये रह चुके हैं। 2011 से 2019 तक ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। बहुत काबिल इंसान रहे हैं ये अर्थशास्त्री, और इन्होंने IMF, WEF और UNO में भी कई पदों पर कार्य किया है। और थर्मन जी जो है ये सिंगापुर में राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने आवेदन किया है। और सिंगापुर में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और वर्तमान में वहाँ की राष्ट्रपति कौन है, हलीमा याकूब। और हलीमा याकूब देश की सिंगापुर की 8वीं राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इनसे संबंधित, और चूंकि भारतीय मूल के हैं तो ये प्रश्न बन सकता है। अगला देखते हैं कौन सा टॉपिक है, रो खन्ना और माइकल वॉल्ट्स। ये दोनों व्यक्ति जो है 15 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हिस्सा लेने पहली बार भारत आ रहे हैं। आज तो 16 तारीख हो गई, ये कल तक तो वहीं पे थे। और समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहली बार भारत आ रहे हैं और अमेरिकी सांसदों के दल का नेतृत्व करेंगे दोनों लोग। और ये दो लोग क्यों नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से एक डेमोक्रेटिक सांसद है और एक रिपब्लिकन पार्टी का है। वहाँ भी 2 पार्टियों में से एक डेमोक्रेटिक का है। रो खन्ना अमेरिका के कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सांसद है और वॉल्ट्स जो है वो फ्लोरिडा से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं। रो खन्ना का नाम इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनके जो दादाजी थे, इनके पिताजी के पिताजी अमरनाथ विद्यालंकार, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर रहे और महात्मा गांधी के साथ जो है बापू के साथ 4 साल जेल में बिताया था। और अमरनाथ विद्यालंकार जी भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो पहली संसद गठित हुई थी उसमें सांसद भी रहे थे और 2 कार्यकाल तक रहे थे, यानी कि 2 बार सांसद रहे थे। तो ये रो खन्ना का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और ये प्रश्न बन सकते हैं। अगला देखते हैं, अंतर सेवा संगठन विधेयक, ये भी कानून बन चुका है 2023। 4 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ था, 8 अगस्त को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ और 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हस्ताक्षर कर देने से ये कानून बन गया। क्या है इसमें, ये भी तथ्य देख लेते हैं कि यह कानून अब एक समान रूप से नियमित सेना, यानी कि आपकी आर्मी, थल सेना, नौसेना, वायुसेना तथा सभी कर्मियों तथा केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित अन्य बलों पर लागू होगा जो अंतर सेवा संगठन से जुड़े हुए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सब पे भी ये कानून लागू होगा। और ये कानून जो है अंतर सेवा संगठन गठित करने का अधिकार देता है। अंतर सेवा संगठन में नियुक्ति, तैनाती और संबद्ध कर्मियों पर सभी प्रकार के अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार देता है यह कानून। अभी आपको समझ में आएगा, यह कानून तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल स्थापित करेगा। और क्यों, ज़रूरत क्यों थी आखिर इस कानून की? सेना तो अपना काम अच्छे से कर रही है, तो हमें जो बाहर से दिख रहा है बस उतना ही समझ में आता है, लेकिन सरकार चलाना इतना भी आसान काम नहीं है।
तो सरकार के सामने मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि इनमें बेहतर तालमेल बनाने के लिए इनके लिए एक बेहतर नियमावली और कानून होना चाहिए था, जो कि नहीं था। क्योंकि अभी तक सेना के सभी कोर अपने अलग अलग अधिनियमों से नियंत्रित होते थे, जैसे कि थल सेना अधिनियम 1950 से जो इसमें दिए गए थे धाराएं या नियमावलियां बताई गई कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे, उससे नियंत्रित होते थे। नौसेना अधिनियम 1957 से नियंत्रित होता था। वायुसेना अधिनियम में वायुसेना 1950 के अधिनियम से नियंत्रित होती थी, कंट्रोल होती थी। तो अलग 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 नियमों की वजह से तालमेल का अभाव हो जाता था इन तीनों के बीच में, तो इसीलिए सरकार को ये कानून लाना पड़ा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए 2 नए जीआई टैग। वो 2 नए जीआई टैग कौन कौन से हैं? तो आगरा का लेदर फुटवियर, चप्पल यानी जूते, दोनों ही आएंगे इस कैटेगरी में, तथा जलेसर के घुंघरू घंटी उद्योग को जीआई टैग मिल गया है। तो इन दोनों के लिए 2020 से आवेदन किया गया था, अब जाके 2023 में अगस्त महीने में आप इनको जीआई टैग मिला है। अब उत्तर प्रदेश के 54 उत्पाद जीआई टैग में शामिल हो गए हैं, जिसमें से आगरा का लेदर फुटवियर 53वां तथा जलेसर का घुंघरू 54वां होगा। वहाँ नहीं, वहाँ होगा। ये यूपी आरओ, पेट, यूपी पीसीएस और जीआई टैग से संबंधित है, तो बीपीएससी आरएस कहीं भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी समीक्षा अधिकारी और पेट की परीक्षा के लिए, और यूपी पीसीएस की जो भी परीक्षा लोक सेवा आयोग की लगी होगी आने वाले समय में, उन सब के लिए, क्योंकि अब 54 जीआई उत्पाद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के पास। अगला देखते हैं न्यूज़, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कब होगा? तो 22 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न होगा। भारत 22 अप्रैल 2023 को दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, जोहान्सबर्ग में। और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे जाएंगे। रूस के खिलाफ वारंट जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अपराध के उसके तहत, तो इसलिए ये वर्चुअली वहाँ पर शामिल होंगे ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन में। तो ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो जून 2006 में 4 देशों के साथ ब्रिक का गठन हुआ था। उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, तब इसका नाम था ब्रिक 2006 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल हो जाने से इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में। और बाकी इससे जुड़े और तथ्य जो पूछे तो यही है। आगे देख लेते हैं विश्वविद्यालय खेल। जो विश्व में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गेम होते हैं वो 2023, तो वो कहाँ हुआ इस बार? तो आयोजन स्थल था चेंगदू, चीन में। पदक तालिका में प्रथम 2 स्थान किसके रहे हैं? तो चीन और जापान के। और भारत ने अब तक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और पदक तालिका में स्थान क्या रहा? अगर प्रश्न ये बन जाता है कि भारत का विश्व यूनिवर्सिटी खेल 2023 में पदक तालिका में कौन सा स्थान था? तो 7वां था। और भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो 26, जिसमें से गोल्ड यानी स्वर्ण प्राप्त हुए 11, रजत मेडल प्राप्त हुए हैं 5 और कांस्य प्राप्त हुआ है 10। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और आपकी कोई भी परीक्षा पेट की परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। कस्टमर सर्टिफिकेशन इंडेक्स 2023 क्या है? ये है राष्ट्रीय एयरपोर्ट काउंसिल की ओर से वर्ष में 2 बार सर्वेक्षण कराया जाता है। इसमें देश के सभी 56 एयरपोर्ट्स को सर्वेक्षण में शामिल किया जाता है, तो उसी के आधार पर इनकी रैंकिंग दी जाती है। तो इस बार के 56 एयरपोर्टों में जो टॉप 3 में रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो प्रथम स्थान रहा है राजा भोज एयरपोर्ट का, भोपाल के। द्वितीय स्थान रहा उदयपुर एयरपोर्ट राजस्थान। और तीसरा स्थान रहा है देहरादून एयरपोर्ट उत्तराखंड। तो ये तीनों के क्रम आप याद रखिएगा। और कितने एयरपोर्ट्स हैं भारत में? तो 56। अगला देख लेते हैं, एक महत्वपूर्ण सा फैक्ट लगा कि कभी एग्जाम में बन जाए। तो बलात्कार एवं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपियों को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित करने का फैसला करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान एवं छत्तीसगढ़। तो ये सूचना भी है युवाओं के लिए, और ये एक न्यूज़ भी है जो आपकी परीक्षा में अगर आ गया तो आप उसके बारे में जानते रहें। तो 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये व्यवस्था करी है कि अगर आप पे आरोप लग गया तो आप की नौकरी प्रतिबंधित हो जाएगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। ब्रिक्स स्टार्टअप मंच क्या है?
तो ब्रिक्स के उद्योगपतियों के 7वें बैठक में भारत ने घोषणा की है कि निवेशकों, उद्यमियों समेत दूसरे हितधारकों के बीच सर्वोत्तम प्रथा और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा इस वर्ष ब्रिक्स स्टार्टअप मंच की शुरुआत की जाएगी। तो इसकी पहल किसने की है? तो ब्रिक्स स्टार्टअप मंच की तो भारत ने। इस तरीके की पहल भारत ही करता आया है, चाहे वो जिस भी संगठन में अगर उसकी सदस्यता रही है। तो भारत की भूमिका 2014 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बड़ी अच्छी रही है। इनके इनोवेशंस को, इनके विचारों को काफ़ी इज्जत भी दी जा रही है और ये कर भी रहे हैं बढ़िया काम। यानी हम भारतीय, हमें ही खुश होना चाहिए। मुख्य सूचना आयोग CIC, इनसे ये भी चर्चा में रहे। तो मुख्य सूचना आयोग जो है, इसमें 1 अध्यक्ष और 10 सदस्यों वाला आयोग है ये। और वर्तमान मुख्य सूचना आयोग नहीं, आयुक्त तो होगा यहाँ पे, ये गलत टाइपिंग है। तो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? YK सिन्हा जी हैं। इनका कार्यकाल अक्टूबर तक ही है और भारत सरकार ने इस पद के लिए, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त CIC के पद के लिए आवेदन की मांग की है। इसमें आप हम नहीं फॉर्म भर सकते हैं। कौन भर सकता है, उसके बारे में योग्यता की भी बात हुई है। तो देखते हैं CIC की योग्यता। उम्र 65 वर्ष से अधिक ना हो, सार्वजनिक जीवन का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मीडिया या प्रशासन और शासन का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। तो ये योग्यता के बारे में RTI के तहत एक न्यूज़पेपर ने मांगा था। तो उस योग्यता को मुझे लगा कि आपके पास रख देना चाहिए कि कभी भी किसी भी परीक्षा में परीक्षक का दिमाग यहाँ तक अगर गया तो उसके लिए पढ़ो सेंटर से जुड़े हुए लोग तैयार रहें कि आप प्रश्न करो, हम जवाब देते हैं। अगला देखते हैं, भगवा अनार। भगवा अनार को किसी दल से मत जोड़िएगा, ये वैरायटी है भगवा अनार की। अनार की एक किस्म है जिसका उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र के सोलापुर में सर्वाधिक होता है। हालांकि महाराष्ट्र में अनार का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। और ये अनार की खासियत क्या है कि ये एंटीऑक्सीडेंट और अन्य विशेषताओं के कारण विदेशों में इसकी सर्वाधिक मांग है भगवा अनार की। और जय अनार नहीं, अब यह अनार अब अमेरिका को भी निर्यात किया जाएगा। न्यूज़पेपर में चर्चा में था, तो मुझे ये लगा कि भगवा अनार जो है इसके बारे में अगर प्रश्न बनाना होगा तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि महाराष्ट्र के सोलापुर में उत्पादित कौन से अनार या किस फल का निर्यात अमेरिका को किया जा रहा है, जो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो भगवा अनार। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 कहाँ पर हुआ? ये हुआ पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एवं टोबैको। कमेंट करके आप बताइए कि इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन का मतलब कि कौन सा कौन से पड़ोसी देश, इसके बारे में कुछ तो बताइए। और नहीं भी बताना चाह रहे हैं मत बताइए, आप एटलस पे इसकी लोकेशन ज़रूर देखिए। करंट जियोग्राफी नाम के एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें परीक्षा में जो करंट बनते हैं या फिर करंट में जो स्थान चर्चा में रहते हैं विश्व में, उससे संबंधित फैक्ट बन जाते हैं ज्योग्राफी के। तो इसलिए इसकी लोकेशन मैप पे देखना और इसके बारे में जानना आपका उत्तरदायित्व है अगर आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये आप स्वयं कर लीजिएगा। बाकी कमेंट तो करिएगा ही कि वीडियो कैसा लगा आपको। 7वां संस्करण है राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 का। और इस प्रतियोगिता का समापन कब हो रहा है? 11 अगस्त 2023 को। इसमें भारत के 2 खिलाड़ियों ने पदक लिया। तो भारत के शान गांगुली ने लड़कों की 400 मीटर व्यक्तिगत मेडल तैराकी स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तैराकी में 400 मीटर की शान गांगुली नाम है। और भारत की ही अनुप्रिया वलियट शशि ने लड़कियों की गोला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो एक रजत और एक कांस्य पदक हमें राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 में प्राप्त हुए हैं। और यहाँ इसका आयोजन कहाँ हुआ? त्रिनिदाद एवं टोबैको में। अगला देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ? हंगरी, बुडापेस्ट। और 19 अगस्त 2023 से प्रारंभ होगा। भारत के 28 सदस्य टीम की अगुवाई कौन करेंगे? भाला फेंकने में हमारे देश का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा करेंगे। तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप देख लीजिएगा। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल में कितने सदस्य थे? तो 28 रहे। या प्रश्न ये बन सकता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है 2023 का? तो हंगरी, बुडापेस्ट। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? तो नीरज चोपड़ा ने किया। अगला देखते हैं, थारू सारस इंडिकस क्या है? सारस
ये वो वाला सारस नहीं है जो काफ़ी चर्चा में रहा, ये कुछ और है। देख लेते हैं क्या है। ये विश्व का सबसे पुराना डायनासोर जीवाश्म है, लगभग 16.7 करोड़ वर्ष पुराना। IIT रुड़की और GSI के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर राजस्थान में इसको खोजा है। किसने किसने? IIT रुड़की और GSI के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर में राजस्थान में इसको खोजा है। यह लंबी गर्दन वाला शाकाहारी डिक्रियोसारिड डायनासोरस का सबसे पुराना जीवाश्म है। डायनासोर शाकाहारी थे, ये विशेष जानकारी मांस खाने वालों के लिए। तो डायनासोर भी जो है शाकाहारी रहे और ये डिक्रियोसारिड नस्ल का डायनासोर रहा है और सबसे पुराना जीवाश्म है। इस जीवाश्म के प्राप्त होने से पता चलता है कि डायनासोर की उत्पत्ति भारत में हुई है और इसके बाद ही वह अन्य देशों में फैला। तो भारत ने एक और कामयाबी हासिल करी कि अब डायनासोर भी जो है हमारे यहाँ से गए हुए हैं बाकी जगह पे, तो कोई हमसे आके ये ना कहे कि डायनासोर हमारे यहाँ मिलते हैं। चलिए, तो ये बीच बीच में होना चाहिए क्योंकि क्लास लंबी होगी और गला भी सूख रहा है और मैं भी बोर हो जाऊं, तो इससे बढ़िया ये है कि मनोरंजन भी चलता रहे और क्लास भी चलती रहे। लेकिन वीडियो आपके लिए जो भी आज मैंने बनाया है करंट का, आप यकीन मानिए कि जब आप परीक्षा में ये वीकली वीडियो देख के जाएंगे तो आप मुझे याद जरूर करेंगे। विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है। और सर रुडोल्फ ने 8 अगस्त 1893 को पहली बार एक यांत्रिक इंजन चलाने के लिए मूंगफली के तेल का सफल प्रयोग किया था और उनके इस प्रयोग से इस बात को बल मिला था कि भविष्य में जीवाश्म ईंधन की जगह वनस्पति तेल का उपयोग किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन यानी कि ईंधन, उसमें सब आ गए आपके पेट्रोल, डीजल इन्हीं के नाम पे पड़ा, पेट्रोल, डीजल, कोयला, तो ये सब जो है आपके जीवाश्म ईंधन है। तो उसकी जगह पर जैव ईंधन, चूँकि मूंगफली के तेल ये जैव ईंधन में आएगा, धान की भूसी से बनाया जाता है, जेट्रोफा से बनाया गया तेल, ये सब जैव ईंधन में आएगा कैटेगरी में, तो जगह वनस्पति तेल का उपयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को। आगे देखते हैं सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन। ये 3 दिवसीय सम्मेलन गुजरात में हुआ। चलता फिरता सा एक फैक्ट है जिसके बारे में हो सकता है कि प्रश्न बन जाए, और बन जाए तो पढ़ो सेंटर में आप जुड़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्रश्न आप छोड़ के आए। तो सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन जो है 3 दिवसीय सम्मेलन गुजरात में आयोजित हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन का? तो देश के सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी और इस क्षेत्र में हुए विकास को दर्शाना कि देखो हमने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्या क्या तरक्कियां करी हैं। और सेमीकंडक्टर ही है कि जिसने वाकई प्रौद्योगिकी क्रांति और आपके मोबाइल, लैपटॉप जो भी हमारे पास इस समय उपलब्ध है, जिसके ऊपर हम निर्भर हो चुके हैं, ये सब सेमीकंडक्टर के बनने के बाद की ही चीज़ें हैं। अगला देख लेते हैं, एक पिन कोड है 193224, 193224 पिन कोड भी याद रख सकते हैं। और ये है कहाँ का पिन कोड? ये है जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर बने भारत के पहले डाकघर का पिन कोड है। और यह डाकघर किशनगंगा नदी के तट पर स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है। और जहाँ पर ये बना है तो वहाँ पर आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैप में भी अगर चाहें तो देख लें, तो किशनगंगा नदी ही वहाँ पर बन जाती है कुपवाड़ा सेक्टर में, वो बॉर्डर का काम करती है। तो वहीं पर ये नदी के किनारे ही LOC पर बनाया हुआ डाकघर है जिसका पिन कोड है 193224। आगे देखते हैं द विस्टा। द विस्टा क्या है? द एयर इंडिया ने 10 अगस्त 2023 को नया अपना लोगो जारी किया है, द विस्टा। 10 अगस्त 2023 को एयर इंडिया ने, और यह लोगो दिसंबर 2023 में सबसे पहले A350 प्लेन विमान पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें एयर इंडिया को एक सोने की खिड़की के फ्रेम में लिखा हुआ दिखाया गया है। तो ये नया लोगो है, आप इसका पिक में लगाना चाह रहा था, मैं भूल गया, आप देख लीजिएगा इसको, द विस्टा। तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में। आगे देखते हैं, मौद्रिक नीति समिति की त्रैमासिक बैठक शशिकांत भूषण जी के नेतृत्व में हुई है, RBI के गवर्नर के। और इन्होंने जो है ये तीसरी बैठक रही है इस वर्ष की, और रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं की है। तो रेपो रेट अपने वर्तमान समय में जितना है वही रहेगा 6.5,
और 2023-24 के लिए आर्थिक विकास की दर भी इस बैठक में अनुमानित की गई है, तो वो भी 6.5 रहेगी। और जनवरी से मार्च यानी अगले वर्ष 2024 में आर्थिक विकास दर अनुमानित की गई है 5.7। तो देख लीजिएगा कि प्रश्न में 2023-24 के इस मध्य त्रैमासिक का पूछ रहा है या आने वाले समय में 2024 में जनवरी से मार्च 2024 का पूछ रहा है, तो उसी के हिसाब से आप अपने विकल्प को चुनिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर दो आपकी न्यूज़ हैं। एक रानी रामपाल, तो रानी रामपाल जी जो है हॉकी प्लेयर नहीं है, महिला हॉकी प्लेयर, सब जूनियर महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच नियुक्त की गई हैं। 2017 से 2022 तक भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं और टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रही हैं। सरदारा सिंह भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। तो ये दोनों लोग जो है नाम याद रखिएगा कि अगर महिला सब जूनियर हॉकी टीम का कोच पूछेगा तो रानी रामपाल, और सरदारा सिंह जी का अगर पूछेगा, ये भी हॉकी प्लेयर रहे हैं, तो ये पुरुषों के सब जूनियर टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी दो फैक्ट है, दो न्यूज़ है आपके लिए। संत रविदास मंदिर एवं स्मारक ये चर्चा में क्यों रहा, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़तुमा स्थान पर 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन किया गया। किस चीज़ का भूमि पूजन? संत रविदास मंदिर एवं स्मारक बनाने का, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा है। और अगस्त 2000 दूसरा जो है न्यूज़ चर्चा में रहने वाला है वो ये है, ये प्रश्न पूछता भी काफ़ी ज़्यादा है करंट इकोनॉमी में। तो अगस्त 2023 में विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? घटके 601.453 601.453 अरब डॉलर रह गया है, घट गया है पहले की अपेक्षा अगस्त में। अगर प्रश्न में देख लीजिएगा, अगस्त में पूछेगा विदेशी मुद्रा भंडार तो कितना रहा, तो 601.453 अरब डॉलर रहा है। और ये कितना घटा अगस्त में? तो अगस्त 2023 में यह घटा है 2.417 अरब डॉलर, कमी हुई है। तो अगर ये आपको जानना है तो इतना जोड़ घटाना आपको आता है कि अगस्त से पहले जुलाई में अगर पूछा जाए कितना था, तो 601 में आप 2 और जोड़ दीजिएगा, 2.417। चलिए अगला देखते हैं, सारथी चैटबॉट पोर्टल ये क्या है? ये है AI पर आधारित पोर्टल है जिसे IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। ये पोर्टल क्या करेगा? ये पोर्टल कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी है, उनके सवालों का जवाब देगा। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है, इकोनॉमी अर्थशास्त्र से संबंधित आपका एक और करंट। तो शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है, चालू की नहीं होगा, चालू वर्ष में होगा। चालू वर्ष में 1 अप्रैल से 10 अगस्त 2023 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? तो 17.33% की। हवाई के जंगलों में लगी भीषण आग, हवाई कहाँ है? ये लोकेशन भी आप एटलस पे ज़रूर देखिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। अमेरिका के मध्य स्थित हवाई के माउई द्वीप के जंगल में लगी आग से अब तक 55 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लाहेन शहर पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया है। ये हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि पर्यावरण से संबंधित विषय है, मानवीय जीवन से संबंधित विषय है, और एक और चीज़ से संबंधित विषय है कि 1873 ईस्वी में यहाँ से एक बरगद का पौधा लेके अमेरिका के हवाई द्वीप के गए थे और वहाँ पर इसको लगाया था। तो भारत से लाया गया बरगद का वृक्ष काफ़ी विशाल हो चुका था। अब 1873 ईस्वी में लगाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि उस बरगद के वृक्ष का आकार क्या रहा होगा। तो वो पेड़ भी हवाई के इस आग में, जंगल में लगी आग से जल के राख हो गया। और हवाई में उस बरगद के वृक्ष को जो भारत से ले जाकर के लगाया गया था उसको कहा जाता था पनियाना। लूना 25 मिशन ये भी चर्चा में रहा। भारत के चंद्रयान मिशन के बाद रूस द्वारा 11 अगस्त 2023 को 47 साल बाद चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया मिशन है ये, इसलिए महत्वपूर्ण है और ये ज़रूर से ज़रूर परीक्षा में आएगा। आप देख लीजिएगा आगामी जो भी परीक्षा होंगी उसमें ये बनेगा प्रश्न। लूना 25 के लिए सोयूज 21 रॉकेट का प्रयोग किया गया है। इस मिशन से पहले सोवियत संघ रूस ने 1976 में लूना 24 लॉन्च किया था।
तो अब 47 साल बाद फिर किया है। लूना 25 के 21 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड होने की संभावना है। ये समय लगभग कुछ वही है कि जब हमारा चंद्रयान लैंड करेगा, उसी समय आपका लूना भी लैंड करेगा। तो ये समय काल कुछ मिलता जुलता आसपास ही रहेगा। रूस का लूना प्रोग्राम 53 साल पहले चंद्रमा के रहस्य को जानने के लिए शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट लूना प्रोग्राम। रूसी अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? जैसे हमारे यहाँ है इसरो, यूएसए का है नासा, तो वैसे ही रूस का है रोसकोस्मोस। चलिए अगला देखते हैं, टॉर्च फेस्टिवल। ये टॉर्च फेस्टिवल चलता फिरता सा एक करंट दिखा, मुझे लगा कि ये प्रश्न में बन सकता है, तो इसलिए दे दिया यहाँ पे। तो चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, और यह त्यौहार कुछ हद तक भारत के होलिका पर्व से मिलता है। जैसे होलिका में हम लकड़ी जलाते हैं, आग, तो उसी तरीके से या लोहड़ी से मिलता जुलता है। दूसरा न्यूज़ चर्चा में रहा, भारत और यूएई के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। अभी शुरुआत में मालाबार नौसैन अभ्यास की बात करी थी, तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि भारत और यूएई के बीच में भी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है। तो यह अभ्यास कहाँ होगा? दुबई में होगा। भारत की ओर से शामिल जहाज़ इसमें कौन से हैं? तो INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंत। आगे देखते हैं, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023। और हॉकी में फिर से हॉकी के खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया और चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता रही। भारत ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में किसको हराया? मलेशिया को 4-3 से पराजित किया है। भारत द्वारा चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई है। और भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे? हरमनप्रीत सिंह रहे। और भारत द्वारा इस चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान दे दिया है। तो ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको 5 बताए, इन 5 पे प्रश्न बन सकते हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल तैयार रहें। अगला देखते हैं, ये BPSC और बाकी और प्रदेशों की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, लेकिन 69 BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ये करंट का प्रश्न कि बिहार का पहला हाथी गलियारा कहाँ बनाया गया? तो जमुई वन प्रमंडल को बिहार का पहला हाथी गलियारा घोषित किया गया है। मई माह में जो है WWF यानी कि विश्व वन्यजीव कोष सहित अन्य सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कि यहाँ पर हाथियों की संख्या है और हाथियों के जाने का मार्ग है, तो इसलिए जो है इसको एक हाथी गलियारा बनाया जाना चाहिए, जिससे कि मानव और हाथियों के टकराव में कमी आए या ना ही हो। तो इसलिए इसको बनाया गया जमुई वन प्रमंडल को बिहार का पहला हाथी गलियारा। और वर्तमान समय में भारत के इस गलियारे को शामिल करते हुए कुल कितने हाथी गलियारे हो गए हैं? तो 150। इन्वायरमेंट का ये प्रश्न बन सकता है और करंट का भी बन सकता है, करंट इन्वायरमेंट का भी बन सकता है। आगे देखते हैं, माई दिन नेशनल स्टेडियम कहाँ है? हनोई, वियतनाम में। मैं गलत टाइपिंग है, इसको सही कर लीजिएगा। में स्थित इस स्टेडियम में 12 अगस्त 2023 को लगभग 5000 लोगों ने योग के एक विशाल कार्यक्रम में भाग लिया और रिकॉर्ड बनाया। प्रश्न कैसे बनेगा? आपको अनावश्यक लग सकता है, लेकिन मैं प्रश्न बना के दिखाता हूँ कि अगर साधारण तौर पर ये प्रश्न बन जाए कि किस स्टेडियम में, विश्व के किस स्टेडियम में लगभग 5000 लोगों ने मिल करके योग के एक विशाल कार्यक्रम में रिकॉर्ड बनाया और सहभागिता दी, तो आपको योग से समझ में आएगा कि या तो यूएनओ के द्वारा करवाया गया होगा ये प्रोग्राम, या तो इंडिया में कहीं कराया गया होगा। तो आप तुक्का मारने चले जाओगे, तो तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न बन सकता है, बना के दिखा भी दिया। तो ये माई दिन नेशनल स्टेडियम हनोई वियतनाम में है, यहाँ पर बनाया गया है। दूसरा एक चलता फिरता सा करंट जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है कि किसने कहा, तो बिजली संयंत्रों से उत्सर्जित गैस से सबसे ज़्यादा बारिश वाले बादल बनते हैं। ये कहा किसने? तो IIT मद्रास के शोध रिसर्च के आया है, उसमें ये कहा गया है। तो बस जानकारी ले लीजिए कि किसने कहा है। आपकी जानकारी के आधार पे हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए, और अगर नहीं आया तो बखानने के लिए चाय की चुस्कियों के साथ तो काम आ ही जाएगा। आगे देखते हैं, पाकिस्तान के नए कार्यवाहक PM नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो अनवारुल हक काकर। और इनसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जी के भाई। और अनवारुल हक बाल्टिस्तान आवामी पार्टी बाप से जुड़े रहे हैं। और पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 244A के तहत राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने
अनवारुल हक को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दी, वहाँ के अनुच्छेद 244A के तहत। तो एक ये हो गया प्रश्न आपका बन सकता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी है। और या विकल्प में ही दे दे कि पाकिस्तान का नया कार्यवाहक पीएम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया है, और विकल्प में आपको अनवारुल हक काकर का भी नाम हो, शहबाज शरीफ का भी नाम हो और आरिफ अलवी का भी नाम हो, इनमें से कोई नहीं हो। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पीएम कार्यवाहक बनाए गए हैं अनवारुल हक और आरिफ अलवी वो राष्ट्रपति बनाए गए हैं, और अनवारुल हक आगामी चुनावी प्रक्रिया के दौरान देश का संचालन करेंगे। शरीफ साहब चुनाव लड़ेंगे अपने भाई के साथ। अगला देखते हैं, हेरोन मार्क 2 ड्रोन। ये ड्रोन चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारतीय वायुसेना द्वारा पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन तैनात किया गया है। और ख़ासियत देख लेते हैं इस ड्रोन की। तो यह ड्रोन इजराइल द्वारा निर्मित है। इस ड्रोन में रोटेक्स 916 IS इंजन लगा है। इस इंजन से ड्रोन को 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिलती है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलने वाला ड्रोन। और यह ड्रोन जो है 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़कर 0 डिग्री से भी नीचे के तापमान और विषम मौसम विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर सकता है। यह ड्रोन सैटेलाइट संचार प्रणाली से युक्त है। तो ये था आज का वीडियो, और हो सकता है कि आज 8 बजे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए इस वीडियो के अपलोड होने में। तो आप देखिएगा ज़रूर, और वीडियो कैसा लगा, बहुत मेहनत की गई है आपके लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने जानने वालों को भी, जो भी आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर करने से, लाइक करने से और कमेंट करने से मेरे अंदर उत्साह बना रहे कि अगले हफ्ते मैं इससे भी बेहतर करंट के लिए आपका वीडियो लेके आऊँ। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।